नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज जो सबसे बड़ी खबर है अतुल सुभाष के मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है और अतुल सुभाष के जो भाई हैं विकास वो इस जमानत को चुनौती देने की तैयारी में है। क्या है पूरा मामला ये जानने के लिए हम सीधा विकास जी से बात करते हैं। विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, जमानत के दौरान क्या बातचीत हुई और किस ग्राउंड पर जज ने उन तीनों आरोपियों को जिन पर आरोप हैं, जिनमें अतुल सुभाष की पत्नी है, उनकी सास और उनके साले को जमानत मिली है। विकास जी आपका स्वागत है, नमस्कार। और हम समझ सकते हैं किन परेशानियों से आपका परिवार जूझ रहा है, गुजर रहा है। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो रिहाई हो गई होगी, कल सैटरडे को क्या हुआ था? मतलब जो जमानत का फैसला आया, किस ग्राउंड पर हुआ है ये जज के हिसाब से? सर, हमने 10 से 15 पॉइंट जो हैं वो उनको अपोज करने के लिए हमने दिया था उस कोर्ट में, जो हमें लगते हैं कि बहुत सटीक पॉइंट थे कि इस पे बेल जो है वो अपोज की जा सकती थी। बट बेल जो है वो एक मानव का अधिकार है और जज को अगर ठीक लगता है तो वो उन्होंने वो ग्रांट किया होगा। ये मुझे नहीं पता कि कौन से बेसिस पे किया है, बिकॉज ऑर्डर की कॉपी जो है वो कल संडे था तो अभी तक कल तक अपलोड नहीं हुई थी। आज सुबह भी मैंने देखा तो अपलोड नहीं हुई थी, अभी जी। अपलोड हुई है। तो उसमें सिर्फ कंडीशंस पता है कि क्या-क्या कंडीशंस उनको बेल के लिए ग्रांट हुआ है। अभी ये रीजन नहीं पता मुझे कि किस रीजन पे हुँ, उन्होंने हुँ। दिया है। अच्छा, मतलब बट लेकिन ये आपके लिए कितना बड़ा ये एक एक तरीके से सेटबैक है कि अगर आप जहाँ न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहाँ पर आरोपियों को सर जमानत मैंने मिल रही है। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी कुछ दिन पहले जो है वो अभी कुछ दिन पहले की वो देख रहा था मैं कि अपोजिट केस था उसमें, जिसमें लड़की ने सुसाइड किया था और लड़के को जो है वो इसी तरह गिरफ्तारी हुई थी। 2 साल के बाद जाकर बेल मिली थी। तो बिल्कुल। हमारा जो मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि जेंडर बायसनेस जो है वो बहुत ज्यादा जुडिशरी में भी है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं जाके, मुझे जो लगता है, आई फील लाइक दिस कि, और मेरा भाई भी यही फील करते हुए जो है वो बता के गया है कि कैसे चीजें हैं, जेंडर बायसनेस है या नहीं है। तो आई थिंक कि एवरीवन, जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। सिर्फ मेरे कहने से या बताने से नहीं होगा। इस देश में लोगों को जागना पड़ेगा कि क्या ये सच है या नहीं है। और जो लोग जो है वो फेमिनिज्म की बात करते हैं कि फेमिनिज्म, मैं ये नहीं कहता हूँ कि फेमिनिज्म पे अत्याचार नहीं होता, लेकिन उनके लिए 50 से जी, 60 कानून बने हुए हैं। जी। उनके उसके अलावा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेन क्यों सफर करें हर चीज में, उनके लिए कोई कानून क्यों नहीं है, आज तक क्यों नहीं बना गया है इस कानून को, जबकि सारे डेटा और रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल नहीं है। जी हाँ। अच्छा, अतुल सुभाष के वीडियो को क्या एज ए एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है? उनके जो डाइंग सर कहा अभी जाता है कि तक डाइंग डिक्लेरेशन को एविडेंस माना जाता है, तो क्या इसको कोर्ट में सबमिशन के तौर पर स्वीकार किया गया है? सर अभी तक उसकी फॉरेंसिक्स जो है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, जो हमें जानकारी मिली थी लास्ट टाइम तक। अभी मुझे नहीं पता कि फॉरेंसिक आई है या नहीं आई है। तो हुँ, मुझे लगता है कि एज पर जो भी है उसको डाइंग डिक्लेरेशन तो माना ही जाना चाहिए एज एविडेंस। ये तो हमारे एडवोकेट की टीम ही देखेगी क्या है क्या नहीं है। इस पे मेरा कोई ओपिनियन जो है वो मेरा कहना ठीक नहीं होगा। ये लीगल लोग ही बता सकते हैं कि ये क्या सच है क्या गलत है। तो मामला तो ऐसे सब जुडिस है, लेकिन क्या इस जमानत के खिलाफ आप याचिका डाल रहे हैं, यानी हाई कोर्ट की तरफ मूव करेंगे? बिल्कुल जा रहे हैं सर, इस जमानत के खिलाफ जो है वो हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, और अगर हाई कोर्ट भी से भी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हाई कोर्ट से कितनी उम्मीद लग रही है आपको जमानत की? क्योंकि जो ग्राउंड्स आप बता रहे हैं, उसमें बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं। तो आपको कितनी उम्मीद लग रही है सर कि हम हाई तो कोर्ट या सिर्फ फिर एक प्रार्थी हैं। हम लोग हम लोग सिर्फ एक प्रार्थी हैं। हमारा काम है प्रार्थना करना। अगर उनको लगता है, जो भी बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो भी रीजंस हैं अपोज के, अगर जज साहब को ठीक लगता है, देन दे विल प्रोवाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ऑल द डिसीजंस ऑन द जुडी वो जज। अच्छा, और इन इन सब के बीच में वी कैन अगर ओनली रिक्वेस्ट।
अतुल सुभाष के बेटे की बात करें, आपके भतीजे की बात करें, क्या जानकारी मिल रही है आपको? सर, हमें ये पता चला है कि वो फरीदाबाद के कोई एक बोर्डिंग स्कूल में है और मेरा ये मानना है कि जो बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया गया है वो 17 जनवरी 2024 को कराया गया है, जब वो 4 साल का भी नहीं हुआ था। और जी। उस एडमिशन फॉर्म पे ये भी लिखा हुआ है कि उससे पहले किस स्कूल में था, तो वो भी शायद जो मैंने गूगल पे देखा है वो भी बोर्डिंग स्कूल था। तो ये आप भारतीय महिला से या भारतीय जितनी भी नारियां हैं वो अपने बच्चे को पालने के लिए, मुझे जहां तक लगता है कि वो अपने जॉब को छोड़ देती हैं और इतने छोटे बच्चे को वो एज अ टूल यूज नहीं कर रही हैं, तो क्या है ये आप लोग ही बता सकते हैं बेहतर, जनता बता सकती है बेहतर कि वो एज अ टूल की तरह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस बच्चे की क्या गलती है जिसको बाप का प्यार नहीं मिला? उस बच्चे की क्या गलती है जो अपनी माँ, जो है उसकी अपनी माँ है, वो उसको ध्यान नहीं देती, वो उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल के और खुद अपना जॉब कर रही हैं या जो भी कर रही हैं शहर में रह के। तो जी। ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या कर रही हैं और उस बच्चे को वो एज अ टूल पैसे के लिए यूज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आपके पिताजी का बयान कहीं पढ़ा था मैंने कि कब बहुत ही कम उम्र में बच्चे को बोर्डिंग में डाला है, इसके खिलाफ भी वो कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है एक छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि उसको ना माँ का गाइडेंस मिल रहा है ना पिता का गाइडेंस मिल रहा है। इस बारे में भी वो शायद अपील करने की बात कर रहे थे। सर, ये तो अब आप लोग के थ्रू पूरी दुनिया को ये पता चल रहा है कि क्या कोई बच्चे को 3 साल की उम्र में कोई बोर्डिंग स्कूल डालता है क्या? पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ ऐसी होगी जो ऐसे करती होगी। और इस तरह की अगर माँ है तो शायद माँ का शब्द जो है वो गंदा हो जाएगा पूरे डिक्शनरी में। जो माँ एक बहुत बड़ी चीज होती है, शायद भगवान से भी ज्यादा बड़ा दर्जा दिया गया है माँ को। अगर वो माँ ही ऐसी है तो फिर शायद ये माँ माँ कहना दुरुपयोग हो जाएगा उस औरत को कि वो माँ है। निकिता ने क्वैश करने के लिए भी पिटीशन डाला था, उसके बारे में क्या अपडेट है विकास जी? हाईकोर्ट ने एफआईआर अभी क्वैश कर क्वेश्चन एफआईआर क्वेश के लिए जो उन्होंने डाला था हाईकोर्ट में, उनकी क्वेश्चन आज नहीं हुई है। ऑब्जेक्शंस के लिए हमें टाइम दिया गया है। नेक्स्ट डेट कौन सी मिली है वो अभी मेरे पास अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। तो जैसे ही मेरे पास जानकारी मिलती है, नेक्स्ट डेट ऑब्जेक्शन के लिए हमें दिया गया है, वो ऑब्जेक्शन हम फाइल करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या ऑर्डर की कॉपी मिल गई है जो डिसीजन आया है अभी का? नहीं, अभी का डिसीजन की ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। अगर आई भी होगी तो मैं अभी कहीं बिजी था, तो इस वजह से मैंने देखा नहीं है अपना व्हाट्सएप। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट की सीनियर लॉयर हैं, अर्चना सिन्हा जुड़ी हुई हैं, जो खासकर जो ये फैमिली से रिलेटेड लॉरी एक्ट वगैरह का केस देखती हैं, तो उनसे एक राय ले लेते हैं। अर्चना जी, ये पूरे मामले में आपकी क्या राय है? जो अतुल सुभाष का केस है, तीनों आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे विकास, जो इस कंप्लेनेंट हैं विकास। जी। मैंने अभी जो इनका जो एफआईआर का ट्रांसलेटेड कॉपी जो देखा है, उसमें एलिगेशन तो उन्होंने जो लगाया है कि टॉर्चरिंग का, कि मेंटल टॉर्चर किया गया जिसकी वजह से इनके भाई ने सुसाइड किया है। बट जैसा कि इन्होंने खुद भी कहा है कि बेल एक डिस्क्रिशनरी पावर है जज का, वो सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बेल ग्रांट किया है। अगर मान लीजिए इनके भतीजे को एज ए टूल के रूप में को यूज किया गया है बेल लेने के लिए, कि उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो जी। जैसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा किया, चूंकि जब अब वो बोर्डिंग में है तो देखने की बात कहाँ आती है। अगर वो अच्छा। घर पे नहीं होता मैडम, तो देखने के हैबियस कॉर्पस में ग्राउंड पे। जो हमने फाइल किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनके जो एडवोकेट हैं वो डाल रहे हैं कि हैबियस कॉर्पस में उसको लेकर जाना है। दैट वाज अ ग्राउंड आल्सो इज देयर। बच्चे को लेकर के जाना है हेबियस कॉर्पस में, जो आपने डाला है ना? तो जी। आपने डाला उसमें है बच्चे के। उसमें बोलिए। उसमें बोलिए। वो ये बोल रहे थे वो कि हेबियस कॉर्पस में मदर को जो है वो बच्चे को लेके जाना है, बट दैट वाज नॉट द रीजन। वो जो सफाई दे रहे थे वो, लेकिन ये भी उन्होंने ग्राउंड रखा है वहाँ।
नहीं, आपके पास बेटर ग्राउंड ये है कि जब बच्चे को उसने बोर्डिंग स्कूल में डाला हुआ है, तो देखने की कोई बात नहीं है। तो सब कुछ तो बोर्डिंग स्कूल कर रहा है, मदर क्या कर रही है? तो ये ग्राउंड उन्होंने बेल में डेफिनेटली नहीं लिया होगा। अगर लिया होगा तो इस ग्राउंड पे आप अपोज कर सकते हैं कि बच्चे के ग्राउंड पे इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये जो कि मैंने पहले अभी जस्ट कहा है कि बेल इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। तो एफआईआर को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ने अगर बेल ग्रांट किया हुआ है, तो आपके पास एक ही रेमेडी है, जस्ट टू फाइल अ बेल कैंसिलेशन पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट। ठीक है ना? Yes. वहां पे आप फाइल करें बेल कैंसिलेशन पिटीशन, और वहां पे आप अपने रेमेडी को अवेल कर सकते हैं। Right. बिल्कुल। जी। अर्चना जी, जिस तरीके से जो अतुल सुभाष के केस के थ्रू जो डॉरी एक्ट का दुरुपयोग सामने आ रहा है, तो इसको लेकर भी क्या आपके पास और भी ऐसे उदाहरण हैं जहां पर मिसयूज ऑफ एक्ट जिसको आप कहते हैं, जिससे लोगों को राहत मिलनी चाहिए, वहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं? ये परसेंटेज कितना बढ़ता जा रहा है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो एक्ट बना है महिलाओं के को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आज 100 में 99% और वर्स्ट कंडीशन में 97 to 95% जो केसेस हैं वो फॉल्स हो रहे हैं, लोगों को हैरेस करने के लिए हो रहे हैं। आप सिर्फ 498 ही नहीं करते हैं, लगे हाथ मेंटेनेंस क्लेम कर देते हो, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर देते हो, मारपीट का केस कर देते हो, फौजरी का केस कर देते हो, और साथ में इतने सारे केस कर देते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट में ये मैटर चलता है। और लड़कियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि वो जहां रहती हैं वहां ही केस करती हैं, और लड़के जहां रहते हैं उतने दूर से जहां भी रहे वो, उनको बार बार आकर के कोर्ट में अपने केस को डिफेंड करना पड़ता है। और अगर लड़की मान लीजिए अपने जगह पे, लड़का अगर अपने किसी स्टेट, अपने जगह पे जहां पे वो पोस्टेड है वो केस करता है, तो लड़की को ये भी सहूलियत है कि वो केस को अपने प्लेस पर ट्रांसफर करवा ले। तो ये सारी चीजें जो है लड़कियों के लिए जो एक तरफा है, ये गलत है। आप दोनों के सहूलियत को देखते हुए कहीं एक बीच जगह कर दो ना। केस करने के, आप जब केस कर रहे हो मेंटल हैरेसमेंट का, और जैसे ही आपके साथ सेटलमेंट होता है तो हैरेसमेंट वाला चैप्टर क्लोज हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल, बिल्कुल। जब हैरेसमेंट का केस है और सेटलमेंट के बाद हैरेसमेंट खत्म कैसे हो सकता है? दूसरा, ये अतुल सुभाष वाले मामले में आपने ये भी कहा था कि डॉरी एक्ट का केस है, यानी दहेज मांगा जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। आपने दिया है क्या? तो उस केस पे भी होना चाहिए इस पे सुनवाई। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे अच्छा, अभी मद्रास हाई कोर्ट की एक लेडी जज ने कितना अच्छा ऑर्डर पास किया, जिसने मेंटेनेंस के केस में लड़की वहां गई थी, उन्होंने, जज साहब ने सीधे कहा कि आपको अगर 6.5 लाख रुपया पर मंथ चाहिए तो आप खुद से कमा लो। एक हस्बैंड के लिए सिर्फ लाइबिलिटी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस के बाद, अतुल सुभाष के डेथ के बाद, बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया है किसी केस में, और एक गाइडलाइन टाइप सेट किया है कि भाई आपको किसी भी केस में मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए आपको क्या-क्या फॉलो करना है। लड़के के ऊपर सिर्फ वाइफ और बच्चे का मेंटेनेंस की लायबिलिटी नहीं होती है, उसके पास हाउसिंग लोन होता है, कार लोन होता है, फैमिली को भी देखना होता है, अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को भी पूरा करना होता है। इन सब चीजों को कैसे छोड़ दे? किसी के पास एलआईसी है, किसी के पास कोई बीमा है, किसी के पास कोई बीमा है, कोई ऑलरेडी लोन में है, तो सारा चीज बंद करके सिर्फ वाइफ को देता रहे 80,000 और 90,000 है, 1 करोड़ मेंटेनेंस। बिल्कुल। विकास, क्या लग रहा है आपको? आप हाई कोर्ट मूव करने जा रहे हैं, कितनी उम्मीद लग रही है आपको ये बेल कैंसिलेशन को लेकर? सर, वी आर प्रिपेयर फॉर हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। अगर हमें जहां से भी न्याय मिलेगा हम वहां तक जाएंगे। इवन वी आर रेडी फॉर द पीएमओ ऑफिस एज वेल, कि हमें अगर धरना भी देना पड़ेगा तो हम उनके आगे बैनर लगा के खड़े रहेंगे कि वो हमारी बात को सुने। मैं यहाँ तक के लिए रेडी हूँ। और क्या भतीजे को लेकर भी कोर्ट में आपने पिटीशन डाला हुआ है, उनकी कस्टडी को लेकर, बच्चे की कस्टडी? हेवियस कॉर्पस में ही हमने डाल रखा है, तो हेवियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा वो मान्य होगा। वो देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि बच्चा जो है वो कहाँ सेफ है, कहाँ मेंटली उसको वो सुकून मिल सकता है। इतने छोटे बच्चे की क्या गलती है जिसको एक फादर का प्यार नहीं मिल सका, और उसकी मदर तो खैर केयर ही नहीं कर सकती है, ना वो लायक है उस चीज के कि वो केयर कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि
ये है बच्चे को रखना है, वो कस्टडी किसको दी जानी चाहिए और नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल। और अर्चना जी, जो वीडियो है तो सुभाष का, अगर फॉरेंसिक में ये तय हो जाता है कि वीडियो ओरिजिनल है, उन्हीं की आवाज है, उन्हीं का वीडियो है, तो क्या इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है एविडेंस के तौर पर? एविडेंस के तौर पे डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है उसको, लेकिन अभी मैं एक इनको जो इनके सुभाष जी के भाई ने जो अभी जो स्टेटमेंट दिया है कि वो बच्चे की कस्टडी के लिए, अमूमन बच्चे की कस्टडी एज पर द गार्जियनशिप जो लॉ है उसके हिसाब से बच्चे की कस्टडी, जो छोटे बच्चे हैं उनकी कस्टडी माँ के पास ही होती है। बट यहाँ पे इनके केस में सिनेरियो दूसरा है, ठीक है। इनके केस में सिनेरियो दूसरा है कि बच्चे को तुरंत माँ ने डाल दिया है बोर्डिंग स्कूल में, लेकिन वो ग्राउंड ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारा लॉ बिल्कुल कहता है कि माइनर बच्चे वो माँ के पास ही रहेंगे अनटिल एंड अनलेस अगर माँ सक्षम नहीं है बच्चे की परवरिश करने में। यहाँ माँ वर्किंग है, ठीक है, उसने उसको बोर्डिंग में डाल दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अभी का जो लॉ है उसके हिसाब से यही है कि माँ वर्किंग है एंड शी इज केपेबल टू मेंटेन हर चाइल्ड ऑल्सो, एजुकेशन भी दे सकती है, अच्छा रहन सहन भी दे सकती है। रहा बात कि उसको एज अ टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। जब बच्चा मेजर हो जाता और फादर अलाइव होते तो फादर को उसकी कस्टडी, अगर बच्चा ऑप्ट करता कि नहीं मैं फादर के पास जाऊंगा तो तभी वो फादर के पास जाता। ऐसे मेजर होने के बाद भी अगर इतना दिन माँ के पास रहेगा 15 साल 16 साल, तो माँ तो उसके ब्रेन को इतना ही स्पॉइल कर देगी कि वो फादर को तो देखेगा भी नहीं। बट नहीं अर्चना यहाँ जी, तो फादर मतलब है आप नहीं। ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा मामला है बच्चे की कस्टडी को लेकर। अभी जो बच्चे की लॉ कस्टडी को लेके एज पर लॉ उनकी मैम माँ सिर्फ का अधिकार बन रहा है, मैम ऐसा आप कह रही हैं। मैम सर मैम जी ने ये बोला कि उनकी ये कंडीशन देखी जाएगी सी इज वर्किंग और नॉट, तो ओनली फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाएगा या फिर उनकी लाइबिलिटी भी देखी जाएगी या उनके फैमिली को भी देखा जाएगा या उस बच्चे की सराउंडिंग्स को भी देखी जाएगी। दीज ऑल आर ग्राउंड्स कि बच्चे के मेंटल स्टेटस पे क्या पड़ेगा अगर वो अपने स्कूल में बोलेगा कि मेरी माँ का नाम निकिता सिंघानिया है। बच्चे जी के अर्चना जी, वेलफेयर को भी देखा दीज जाता ऑल है, द ग्राउंड्स आर बच्चा का टू वेलफेयर, डिसाइड यस, बच्चे का कि कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि बच्चे का बहुत सारे वेलफेयर कहाँ है, ग्राउंड्स हैं बच्चे मैम, का डेवलपमेंट कहाँ है। बहुत सारे यस, ग्राउंड्स हैं। करेक्ट मैंने अभी बहुत बेसिक सारे ग्राउंड की ग्राउंड्स बात हैं बोली, मैंने जिसपे बेसिक ग्राउंड की सुप्रीम बात कोर्ट उस पे बोली। डिसाइड करेगा। राइट, विकास जी, so that is not only the financial condition that need to be checked in this case. बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी भी वही कह रही हैं कि बच्चे की परवरिश किस परिवेश में हो रही है, किसके हाथों हो रही है और किस तरीके का यस, हो रहा है, वो भी वो जरूर इसको मतलब इसको कंसिडर ऐसे करते डिनाई नहीं किया जाता। हाँ, बिल्कुल कंसीडर करेंगे, लेकिन एज पर लॉ ये बता रही थी थोड़ा सा पेचीदा मामला है। अगर माँ कमा रही है, सक्षम है, तो नॉर्मली केस उनके फेवर में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर माँ मामला कब कुछ तक और। बाहर रहेंगी, हाँ, यहाँ कब तक बाहर रहेंगी कहना मुश्किल है। मैं एक बता रही हूँ, मैं एक केस मैंने किया था यहाँ पे अपने पटना हाई कोर्ट में। वहां पे एक बच्चे को, माइनर बच्चे थे, दो छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 8 साल का। दादा दादी ने बच्चे को अपनी बहू से छीन लिया था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा होगा। तो जो बहू थी उसने हेबियस कॉर्पस का केस यहाँ पे डाला। जज साहब ने तुरंत बच्चे को उनके माँ को हैंडओवर कर दिया, ऑर्डर किया कि बच्चे को माँ के पास हैंडओवर करो। बट यहाँ सिनेरियो दूसरा है। हमारा जो गार्जियनशिप एक्ट है वो बिल्कुल क्लियर है इस पर कि जब तक बच्चा माइनर है वो माँ के पास ही रहेगा। अगर लड़की है तो वो लाइफ लॉन्ग, जब तक उसकी शादी नहीं होती, माँ के ही कस्टडी में रहेगी। अगर लड़का है तो जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, उससे ऑप्शन दिए जाएंगे कि मेजर होने के लेकिन बाद आप अर्चना जी, फादर के पास अर्चना जी, जाएंगे। लेकिन अर्चना जी, मान लीजिए कि बेल जो ग्रांट हुआ है वो कैंसल हो जाता है और उनकी माँ फिर कंटिन्यू जेल में रहती हैं या सजा साबित हो जाती है, मतलब अपराध साबित हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा? वो अपने जस्ट नेक्स्ट जो गार्जियन है उनके पास जाएगा, ग्रैंडफादर के पास जाएगा, ग्रैंडमदर के पास जाएगा और तब चाचा के पास जाएगा। जो कानून का जो हियरार्की है मैं आपको वो बता रही हूँ, मैं जी जी कानून बिल्कुल के बिल्कुल। हिसाब से बता रही हूँ।
तो ये है, वो एक जो बना हुआ है उसी के हिसाब से। हालाँकि इस केस में अच्छा बच्चे जो लड़का जो है, लड़के बच्चे का मतलब बॉय जो है, बच्चा बॉय जो है, उसके लिए अगर आपको फादर अगर अलाइव भी होते और अगर डिस्प्यूट चल रहा होता तो कस्टडी मदर के पास ही होता। लेकिन तब तक अगर फादर ये प्रूव कर देता कि माँ जो है फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटली डिसऑर्डर है। दूसरा ये कि अगर कोई बच्चे को ऐसी बीमारी हो जो मदर फुली सक्षम नहीं है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो फादर के पास बच्चा चला जाता। ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं, लेकिन यहाँ चलिए सिचुएशन दूसरा है, यहाँ सिचुएशन कुछ और है। हमें उम्मीद डिफरेंट है कि ये जब हाई कोर्ट में जाने से हो सकता है कि विकास जी को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि जी क्योंकि वो जो वीडियो है उसको कह रहे हैं विकास जी कि अभी फॉरेंसिक जांच के लिए गया हुआ है, और एविडेंस के तौर पर अगर उसको कंसीडर किया गया तो शायद हालात कुछ और होंगे। विकास जी, जी फॉरेंसिक रिपोर्ट कब तक आ जाएगी जो वीडियो है अतुल सुभाष जी का? सर ये तो आईओ ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कब तक आएगा, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट कि वो क्या करते हैं नहीं कहते हैं, ये उनका पार्ट है। लेकिन उसको कोर्ट में एज एविडेंस तो आप जमा करना चाहेंगे, देना चाहेंगे? सर वो उन्हीं के पास है, इन्वेस्टिगेशन वो जो है वो चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। या तो दे वो आर पुलिस डूइंग ही देयर अपने बेस्ट। रिपोर्ट में या हाँ बैंगलोर पुलिस, आई हेड्स ऑफ टू देम दैट दे आर डूइंग देयर बेस्ट। चलिए, अब चलते चलते मैं थोड़ा आपके परिवार का हालचाल जान लूं। माता जी की तबीयत कैसी है और पिताजी की तबीयत कैसी है? क्या उनकी सर तबीयत मैं पिछली बार आपको बहुत एक खराब और चीज एक और चीज आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि कल हमारे थी? जी जी। सैटरडे को एक हमारे यहाँ, हमारे जो घर है वो बिहार में, वो उस घर पे जौनपुर से कोई एक पुलिस वाले जो है वो एक डॉक्यूमेंट लेके आए जिसपे कोर्ट का उस पे लिखा हुआ था मृत्यु आख्या करके, कुछ की डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। एंड इन दैट जो है वो कोई भी स्टैम्प नहीं, कोर्ट का कुछ भी नहीं, एंड वो बस खाली साइन करके और नीचे एचडीएम कोर्ट और ये ऐसे कुछ लिख के लेके आ गए थे। एंड दे आर सेइंग ये जो है मृत्यु वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो हमें दिया जाए। तो हमने मना किया है बिकॉज कि उस पे कोई स्टैम्प नहीं है, और आई डोंट नो कि उनको इतनी क्या जल्दी है जौनपुर कोर्ट को कि उनको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, जबकि हमारा कोई केस का कोई डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो वहां से कोई एक जौनपुर से बंदा चल के आता है हमारे बिहार समस्तीपुर, वो ये लेने के जी लिए कि उनको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये मैं एडवोकेट मैम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसपे सिर्फ सिग्नेचर किया हुआ है ही ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट हो सकता है क्या? अर्चना जी, विकास जी पूछ रहे हैं क्या जौनपुर कोर्ट से एक मैं समझ व्यक्ति गई आया? हाँ, ये मैं बताइए समझ जरा। गई वो अगर कोर्ट में अगर क्रिमिनल मैटर्स है, क्रिमिनल मैटर्स में अगर कोई एक्यूज मर जाता है तो केस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपके केस में कोई डेट नहीं है, तो आप अपने एडवोकेट जो लोकल एडवोकेट हैं उनको कहिए वेरीफाई करने के लिए कि क्या वहां पे कोर्ट ने किसी केस में ऑर्डर किया है कि उनकी डेथ सर्टिफिकेट लगा करके वो कोर्ट नोटिस इशू करते हैं आपको किया होगा। और रजिस्टर्ड एंड ऑर्डिनरी प्रोसेस से जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्री से आएगी, ऑर्डिनरी प्रोसेस से जो आता है वो कोर्ट का दफादार लेकर के आता है या कोर्ट का मैसेंजर लेकर के आता है, वो हैंड टू हैंड ही लेकर के आएगा और वो आपको अप्रोच करके आपसे रिसीविंग लेगा। लेकिन आपने कहा कि उस पर कोई सिग्नेचर नहीं है, मैम ऐसा नहीं हो सकता। उस पर कोर्ट का लोगो होगा और उस पर सिग्नेचर होगा। मैम ये चीजें तब कोर्ट का होती है लोगो जब कोई होगा। डेट हो और उसके बाद जो है वो मैं डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करूं और तब जो है वो एक पुलिस वाले को भेजते हैं। यस दैट इज द थिंग। बट यहाँ पे ऐसी यस उनको क्या जल्दी है? दैट वाज द क्वेश्चन कि ऐसी उनको ये क्या जल्दी ये है। और जौनपुर कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं, जो मतलब वो रीता कौशिक जी हैं, दैट वाज इन अ क्वेश्चन ऑफ दैट सुसाइड वीडियो एज वेल। तो ऐसा क्या उनको जल्दी है या ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको ये सारी चीजें इतनी जल्दी चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। आपको ये पता कैसे चला कि वो उसी कोर्ट से आया है? दैट इटसेल्फ इज द हालांकि क्वेश्चन। जब भी कोई मैसेज आता है या मैसेंजर लेकर के आता है तो उस पे कोर्ट का लोगो होता है और कोर्ट के किसी कोर्ट ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, पेशकार जिसको कहते हैं उसका सिग्नेचर होता है या कोर्ट मास्टर का सिग्नेचर होता है। आपने कहा कोई सिग्नेचर नहीं है, तो अगर कोई सिग्नेचर नहीं है तो ये दिस इज द पॉइंट टू बी वेरीफाइड। Signature is there, but stamp is not there.
Yes, this is the point to be verified and that can be done only by your advocate. ठीक है कि क्या कोर्ट ने कोई ऐसे आदेश पारित Yes. किए हैं, ठीक है? Yes, चलिए sir. विकास जी, हमें मैं जो एक सवाल कर रहा था कि मम्मी की तबीयत, पिताजी की तबीयत कैसी है? क्योंकि अतुल सुभाष के जाने के बाद मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, कैसी तबीयत है अब? सर मदर अभी भी बीमार है बिकॉज उनकी मेडिकेशन जो है वो कुछ चीजें बढ़ा दी गई है डॉक्टर से। वो मेडिकली अभी जो है वो बीमार, मतलब मेडिकली उनको जो है वो ज्यादा कुछ मेडिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। और फादर को अब इस लड़ाई को लड़ना है हमें और फादर को मिलके, तो मतलब फादर इज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस थिंग, तो पापा तो भी जो है वो चीजों को संभाल रहे हैं। बट मदर जो है वो क्योंकि यूट्यूब और ये सारी चीजें जो है वो उनसे वो देखती रहती है ये सारी चीजें, तो वो उनके दिमाग में वही चल रहा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं बिकॉज नो वन इज देयर इन माय फैमिली एक्सेप्ट मी राइट नाउ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए। अर्चना जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वक़्त निकाला और हमसे बातचीत की, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे अतुल सुभाष के भाई विकास, जिन्होंने बताया कि बेल ग्रांट कर दिया है कोर्ट ने और उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेंगे। जहाँ तक भतीजे की कस्टडी का सवाल है, बोले उसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा, कानूनी लड़ाई वो लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट में मूव करने के बाद क्या स्थिति रहती है और केस किस तरीके से टर्न लेता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।